गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं बच्चे सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर क्या बना बिहाड़ी का मीटिंग में? गुड मॉर्निंग करम जी। व्हाट वाज द डिसीजन? खुल रहे हैं फिर इंस्टीट्यूट्स बिहाड़ी में? क्या है डिसीजन बिहाड़ी के हवाले से? आप लोग बोलते नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। मैम, ये न्यूज़ सुनने में आई है कि जहाँ पर 5% से कम है ना केसेस, वहाँ पर जो है वो एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। बाकी मैम बिहाड़ी का पता नहीं। मैम आपसे यही पूछना था कि ओपन हो रही है यूनी के नहीं। मैं तो इस वक्त बिहाड़ी में नहीं हूँ, मैंने तो खुद आपसे पूछना था। आज कोई लिस्ट भी आई है शायद कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की, जी मैम। लेकिन उसमें बिहाड़ी का नाम नहीं है। मतलब जी इसका मैम। ये है कि स्कूल्स तो यहाँ पे हो ही जाएंगे ओपन। हाँ जी मैम, ऐसा ही है। स्कूल एंड कॉलेजेस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। और यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड करती है, मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी भी यही कहेगी कि अगर स्कूल कॉलेज खुले हैं तो इनको भी बुला लें। जैसे पहले चलता रहा है कि हमारे कुछ कैंपसेस जो थे लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद के, वो ऑनलाइन थे और हम लोग फिजिकली ले रहे थे क्लासेस। लेकिन आज शायद कोई लेटर भी हमारी यूनिवर्सिटी इशू करे तो हम तो जाहिर है उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि मोर देन 70% चांसेस फिजिकल क्लासेस के ही हैं। जी आ, मैम। आगे देखें यूनिवर्सिटी की कमेटी क्या डिसाइड करती है। जी बच्चे, तो कल हम क्या बात कर रहे थे? मेरा ख्याल है कि पहले हम थोड़ा सा अपना जो सबक है उसको आगे बढ़ा लेते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं उनकी। क्या बात कर रहे थे हम कल? आई नीड अ समरी ऑफ ऑल दैट, ताकि हम उसे कनेक्ट कर सकें अपनी अगली डिस्कशन के साथ। मैम, लैंग्वेज एंड ब्रेन का आपने कहा था कि वो फर्स्ट कॉलम रीड करना है और हम्म। रीडिंग वाला फर्स्ट एंड हाफ। हम्म। जी वो किया, तो उसमें से क्या समझ आया आपको और क्या समझ नहीं आया? जी, एनीवन? आपको होमवर्क मिला था बच्चे, तो आपने वो करना तो था। अब ये तो नहीं ना कि टीचर जो है वो वन मैन शो करता रहे, हमें इंस्ट्रक्शंस भी हैं। और वैसे भी मेरी जो क्लास है वो तो होती है ऐसे कि वी हैव टू इंटरेक्ट ऑल द टाइम। ये तो बहुत बुरी बात है, आप में से किसी ने भी नहीं इसको किया। मैम रीड किया था इसमें। ये जो लैंग्वेज एंड ब्रेन, इसमें ये बताया हुआ था कि ये जो सेरिब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसे डिवाइड किया जाता है टू ग्रेट लॉब्स में, जो कि सिमिलर साइज के होते हैं। इसमें लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। हम्म। हेमिस्फीयर्स होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट है ब्रेन स्टेम के साथ। ये जो ब्रेन स्टेम होती है इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन होता है। और ये जो बोन्स होती है इनके बैक पे जो है सेरिब्रम होता है, सेरिब्लम होता है। और ये जो सेरिब्रम होता है ये लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। हम्म। और मैम इसमें ये बात थी कि एक ज़्यादातर जो है स्टडी वो सेरेब्रम पे ही की गई है और उसके फंक्शंस को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और इसमें एक बात थी कि जो दो हेमिस्फेयर्स हैं वो ऑपोजिट साइड्स ऑफ बॉडी को कंट्रोल करते हैं। राइट।
और सेरिब्रम की जो सरफेस है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। यस मैम, ग्रे सरफेस। और आगे चलें। और मैम जो एक इसमें बात थी लिटरलाइजेशन की, वो ये था कि जो इंटरकनेक्टेडनेस है और फंक्शंस की दोनों हेमिस्फेयर्स के दरमियान, उसकी डेवलपमेंट को लिटरलाइजेशन कहते हैं। आगे। और मैम इसमें ये बताया गया था कि जो राइट हैंडेड पर्सन होते हैं ना, ओवर 95% उनमें जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है उसमें लैंग्वेज फंक्शन, और जो राइट होता है वो लेफ्ट हैंडेड पर्सन की लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। और मैम इसमें ये था कि ये जो सेरिब्रम होता है, ये जो बॉडी पोस्चर्स की मेंटेनेंस होती है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेरा ख्याल है पहले पेज पे इतना ही था। कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं। इसमें नहीं आई आपको प्रॉब्लम? नो मैम। अच्छा, उसके बाद रीडिंग वाले हम हैंड आउट पे जाते हैं। हम ये रीडिंग का प्रोसेस पढ़ने के बाद हम आएंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी पे, कि असल में जो वोकैबुलरी है या वर्ड्स हैं वो स्टोर कैसे किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम मतलब रीडिंग का प्रोसेस और इसके मॉडल्स पढ़ने के बाद हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करेंगे, कि हम जो पढ़ते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे उसको एनालाइज किया जाता है, कैसे लॉन्ग टर्म में भेजा जाता है। एंड आफ्टर दैट वी विल अगेन कम बैक टू दिस हैंड आउट लैंग्वेज इन ब्रेन। So this is the sequence which I have planned. तो रीडिंग में क्या आपको इसको आपने पढ़ा तो what was easy and what was difficult and how can we summarize that? First you can ask the question if there was any sort of difficulty, तो उसको पहले हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद आप ये, इसका मेरा ख्याल 1.5 सफ़ा ही मैंने आपको दिया था पढ़ने के लिए। जी जी, किधर चले गए आप लोग? हेलो यस मैम। जी शुमाइला। मैम इसमें नोट्स में स्टार्ट में उन्होंने ये बताया हुआ था कि इसके 2 बेसिक प्रोसेस होते हैं रीडिंग के, डी कोडिंग एंड कम्प्रीहेंशन को डिस्कस किया गया था कि ये जो डी कोडिंग होती है इसमें रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स होता है और मैपिंग ऑफ लेटर्स होता है, और जो कम्प्रीहेंशन था इसमें जो है रीडर्स नॉलेज को एक्वायर करता है टेक्स्ट से। ये मैम रीडिंग एंड डी कोडिंग एंड कम्प्रीहेंशन की बात की हुई है। ठीक है, ये शायद मैंने आपको नहीं कल बताया था। मैंने डायरेक्टली रीडिंग के जो मॉडल्स हैं उनकी बात करनी शुरू कर दी थी और रीडिंग के रूट्स की बात करनी शुरू कर दी थी। सो इन द बिगिनिंग जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये मेरा ख्याल है ये बात कर रहा है जो आपने अभी की, कि रीडिंग जो है वो 2 उसमें प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं। जब हम रीड कर रहे होते हैं तो एक तो हम वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं जिसको डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस करना, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन तक पहुंचना डिकोडिंग कहलाता है। और जो उसके साथ उसके पैरेलल जो प्रोसेस चल रहा होता है वो कम्प्रीहेंशन का प्रोसेस चल रहा होता है, कि हम जो लाइंस रीड कर रहे होते हैं हम उसको समझने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। सो these two processes work in parallel when we read. फिर इसमें लोकल कोहेरेंस का जिक्र हुआ है कि जो लाइंस हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनको हम आपस में रिलेट करते हैं और
और क्या इसमें? लोकल और ग्लोबल कोहेरेंस की बात हुई है, ये मुझे समझ में नहीं आया था। लोकल कोहेरेंस होगी जो सेंटेंसेस की आपस में कोहेरेंस होगी, और ग्लोबल कोहेरेंस होगी जो पूरे के पूरा जो टेक्स्ट है आपका उसकी उसके अंदर जो कोहेरेंस है। ओके लो, मैम। लोकल कोहेरेंस विद इन अ सेंटेंस भी हो सकती है और विद इन कंसेक्टिव सेंटेंसेस भी हो सकती है, लेकिन जब हम उसको एज ए होल उसका मतलब बताएंगे तो वो ग्लोबल कोहेरेंस होगी। जैसे मोस्टली मैं आपको कहती हूँ कि आप रीड करें एंड आई विल एक्सप्लेन दोज लाइंस, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोकली कोहेरेंट लोकली रिलेट कर रहे होते हैं लाइंस को। बट इफ आई आस्क यू कि मुझे बताएं ये पहले पैराग्राफ में क्या है, तो देन यू टॉक अबाउट ग्लोबल कोहेरेंस। आप फिर इसमें पूरे के पूरे उस पैराग्राफ या टेक्स्ट के अंदर जो कोहेरेंस होती है उसको, मतलब कोहेरेंस असल में है क्या, इट्स द यूनिटी ऑफ मीनिंग, इट्स द रिलेटेडनेस ऑफ मीनिंग, कि इसमें क्या चीज इसमें मीनिंग को कैसे ऑर्डर में एक दूसरे के साथ चीजों को रिलेट किया गया। सो दिस इज द थिंग। जी आगे आगे मेरे ख्याल वही चीजें हैं जो मैंने मेरा ख्याल है डिस्कस की थी, लेकिन फिर भी अब आप अपना क्वेश्चन भी पूछें और इसको समराइज भी करें। मैम सेकंड पैराग्राफ में वही बात हुई थी कि जो हमने कल डिस्कस किया था कि जो रीडिंग है ये हमारा नेचुरल प्रोसेस नहीं है, जैसे कि हमारा लिसनिंग या स्पीकिंग है। तो इसके लिए हम जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो किसी और काम के लिए बिल्ट इन है हमारे अंदर, उनके कंजक्टिव वर्क के साथ हम रीडिंग करते हैं। यस। अच्छा, आप ये जो फर्स्ट कॉग्निटिव मॉडल से पहले वाला जो पार्ट है वो आपको क्लियर है, उसमें कोई मसला नहीं है? यस मैम। ठीक। लास्ट पैराग्राफ में बिल्कुल जैसे आपने कहा कि पहले ब्रेन के जो रीजन्स हैं उनमें स्कैटर्ड होती है ये स्किल, लेकिन जैसे ही रीडिंग हमारी ऑटोमेटेड होती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, हम ज़्यादा फ्लुएंट हो जाते हैं, तो ये सेंट्रलाइज हो जाती है। देन वी कैन फाइंड वेरी स्पेसिफिक रूट और वेरी स्पेसिफिक वे या वेरी स्पेसिफिक रीजन जो कि एक्टिवेट होता है रीडिंग करते हुए। उसके बाद हमने मॉडल्स की बात की थी, और मॉडल्स में मैंने आपके साथ ड्यूअल रूट मॉडल डिस्कस किया था, और ड्यूअल रूट मॉडल में आपको 2 तरह के रूट्स बताए थे मैंने। जी हाँ जी बताएं। Nobody is there? मैम हुमा से पूछना। हुमा से? यस मैम। हुमा देखे, मरियम ने कहा हुमा से पूछें। Arij is here? अरीज भी नहीं है। अच्छा, और कौन है जो बताएगा? लेट मी चेक हु इज प्रेजेंट। अलमास रहमान को मैं देख सकती हूँ। मैम वकार भाई से पूछ। अच्छा, मरियम, आज तो मरियम ने सीआर और जीआर का ना पोल खोल दिया है। वकार बताएं आप किधर हैं? मरियम, आज आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं।
थैंक यू मैम। अच्छा, मरियम मंसूर नहीं बोल रही हैं आज? मरियम मंसूर किधर है? मैम, इसमें आप ड्यूल रूट मॉडल में आपने बताया था कि हम किसी भी वर्ड को रीड करते हैं तो फिर हम उसके लेटर्स को फाइंड करते हैं और फिर उसके साउंड के साथ जो है इसे रिलेट करते हैं। इसमें आपने ग्राफीम एंड फोनीम का बताया था, और जो नोट्स में यहाँ लिखा हुआ था वो ये था कि इसमें फोनोलॉजिकल रूट होती है जिसमें हम स्पेलिंग्स को ट्रांसलेट करते हैं और उनकी साउंड के साथ। और नेक्स्ट जो दूसरी रूट है वो सिमेंट्रिक रूट का बताया हुआ था जिसे लेक्सिकल रूट भी कहा जाता है। तो होल वर्ड को, उसके होल वर्ड को जो है रिकॉग्नाइज करती है और उन्हें मीनिंग असाइन करती है। ठीक है, जो मैंने कहा था कि उसको ग्राफीम्स को फोनीम्स के साथ रिलेट करके हम जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन तक पहुंचते हैं उसको हम फोनोलॉजिकल रूट भी कहते हैं और उसको हम इनडायरेक्ट रूट भी कहते हैं। जबकि जिसमें हम पूरे के पूरे वर्ड को एक्सेस कर लेते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द ग्राफीम्स इट कंप्राइजेस ऑफ, उसको हम सिमेंटिक या लेक्सिकल रूट भी कहते हैं, डायरेक्ट, सिमेंटिक या लेक्सिकल रूट। ठीक है। अच्छा, और कुछ? अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जब मॉडल्स ये प्रेजेंट किए गए थे तो देयर वाज नो एम्पिरिकल एविडेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट लेटर ऑन जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट से, मतलब जो हमने ब्रेन इमेजिंग की तो उसमें भी इन रूट्स की तस्दीक हुई कि ऐसा वाकई होता है। अच्छा, अब हम, मेरा ख्याल है कि वी हैव कवर्ड द थिंग्स जो हमने कल डिस्कस की थी और अब हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इससे जो आगे बात है वो दो और थेरीज हैं जो रीडिंग के हवाले से प्रेजेंट की गई हैं, जिसमें दो इम्पोर्टेंट बातें जो हम करेंगे आज। उसमें एक है इनकंसिस्टेंसी इन मैपिंग और दूसरी है फोनोलॉजिकल अनअवेलेबिलिटी। आई थिंक आई शुड राइट हियर फर्स्ट जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, और inconsistency in मैपिंग। अच्छा, मैपिंग जो होती है, मैपिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड्स एंड ग्राफीम्स। अब अगर हम मैपिंग की बात करें तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे मैपिंग ज़्यादातर जो है वो अच्छी है, कहीं कहीं प्रॉब्लमैटिक होती है। मतलब अगर हम सा से कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वी हैव सा साउंड हम यूज़ करना चाह रहे हैं, हम सारा लिखना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वी हैव ओनली वन grapheme or one letter which will correspond to this sound। ठीक है, S जो लेटर है जो जिसको अगर हम ग्राफीम की फॉर्म में लिखें तो वैसे ही लिखा जाएगा। तो स साउंड जो है सारा जिससे शुरू हो रहा है वो S से कॉरेस्पॉन्ड करेगी या S के साथ मैप करेगी। ठीक, उसके अलावा इंग्लिश में कोई साउंड नहीं है, जो कोई लेटर नहीं है, कोई ग्राफीम नहीं है जो ये वाली साउंड को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि इसमें 1-to-1 मैपिंग है। ठीक, वी हैव वन साउंड एंड वी हैव वन लेटर फॉर दैट साउंड। ठीक, अगर हम कहें रा, हमने सारा का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने सा और उसके बाद रा लिखना है, तो इन रा साउंड वी आल्सो हैव ओनली वन लेटर जिसको कि हम आर कहते हैं, जो ग्राफीम आर
की शक्ल में लिखा जाता है, तो वी हैव ओनली वन लेटर विच इज रिप्रेजेंटिंग टू दैट साउंड, र साउंड, ठीक। तो it means that for one sound we have only one grapheme or one letter in that language. But if we take the example of f sound, तो f में क्या होगा, we have different options, ठीक है। we have f to write to represent f sound, we have ph to represent that sound, we have UGH जैसा कि laugh में होता है to represent these sounds, ठीक है। अब अगर हम लिखना चाहें फर, तो फर में we will start with f sound. If we want to write Philips में we will represent the same sound with the combination of P and H, and if we want to write laugh तो हम उसमें उसी फ साउंड को UGH के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि इनकंसिस्टेंसी हो गई है मैपिंग में। Some sounds are, sorry, in some language there is total consistency in sounds and their symbols mappings. मतलब जो फोनीम्स हैं और ग्राफीम्स हैं उनमें मैपिंग मौजूद होती है 100%। जैसे कि नॉर्वेजियन लैंग्वेज है और इटालियन लैंग्वेज है, इनमें जो कंसिस्टेंसी है वो 100% है। मतलब आपके पास जितने साउंड्स हैं, जितनी साउंड्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उतने ही सिंबल्स मौजूद हैं। देयर इज 1-to-1 मैपिंग, बट इट डजंट इन ये जो लैंग्वेजेस हैं जिनमें 1-to-1 मैपिंग होती है, मतलब अगर आपने फर्स्ट साउंड रिप्रेजेंट करनी है तो यू विल हैव ओनली वन सिंबल फॉर दैट। ये नहीं कि फर्स्ट साउंड जो है वो एफ से भी रिप्रेजेंट हो जाए, वो पीएच से भी हो जाए, वो यूजीएच से भी हो जाए। ऐसे अक्सर होता है, जैसे इंग्लिश में जो जिस पर्पस के लिए हमने ये फोनीमिक सिंबल्स भी बनाए हैं, फोनीमिक सिंबल्स आर क्वाइट इजी, क्योंकि वहाँ पे एक साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही सिंबल होता है। बट दैट इज द मैटर ऑफ साउंड्स। जब हम उसको राइटिंग में लिख रहे होते हैं तो उस वक्त हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, फिर हमें उसी लैंग्वेज की ऑर्थोग्राफी या उसका राइटिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। राइटिंग सिस्टम जो है वो उसमें 1-to-1 मैपिंग मौजूद नहीं है। कैट लिखने के लिए हम उसको सी से लिख रहे हैं, कैट, ठीक इसी तरह हम काइट जब लिख रहे हैं तो उसको के से लिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी इनकंसिस्टेंसी आ गई है कि एक जो साउंड है, इसी तरह अगर हम कॉर्ड लिख रहे हैं, कॉर्ड जिसको हम रस्सी कहते हैं, तो CHORD हम उसको लिख रहे हैं। फिर वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि CH को सेम जो साउंड है का वो उससे रिप्रेजेंट हो रही है। अब नॉर्वेजियन जो हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने के को सिर्फ अडॉप्ट किया हुआ है। उनके राइटिंग सिस्टम में दे ओनली हैव के, जो इन सब को आपने कैट लिखना है या आपने काइट लिखना है या आपने कप लिखना है या आपने जो भी लिखना है, यू विल राइट ऑल दोज वर्ड्स विद वन लेटर, दैट विल बी के, ठीक है। तो दे हैव ट्राइड टू मेक देयर राइटिंग सिस्टम कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंसी को इन्होंने रिमूव किया, जिसकी वजह से अब अगर जिन लैंग्वेजेस में ये इनकंसिस्टेंसी नहीं है, वो कंसिस्टेंट है, उनमें 1-to-1 मैपिंग है साउंड और सिंबल की, साउंड और लेटर की, तो उनको हम कहते हैं कि ये शैलो ऑर्थोग्राफीज हैं। ऑर्थोग्राफी हम कहते हैं राइटिंग सिस्टम को। शैलो ही है मेरा ख्याल वर्ड जो इनके लिए यूज होता है और दूसरे के लिए डीप होता है।
लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इस वक्त मेरे जहन में जो वर्ड आ रहा है वो शैलो ही आ रहा है, ये इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है कुछ, बट द आइडिया इज सेम जो हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम उर्दू की बात करें, उर्दू में अगेन वी हैव इनकंसिस्टेंसी। क्या है कि अगर हम लिखना चाहें समर, which we usually write with say, जो 3 नुक्तों वाला say होता है, but we have to think about that कि यहाँ पे, और मैंने देखा है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, although I was a very early क्या कहेंगे लिटरेसी लर्नर, मतलब मैंने बहुत ही अर्ली एज में लिटरेसी लर्न करना शुरू कर दी, बट आई हैड ऑल दिस आइडिया कि जी ये चीज़ इससे शुरू होगी, ये इससे शुरू होगी, ये इससे शुरू होगी, बट आई कैन सी इन माई चिल्ड्रन दैट दे आर नॉट सो एफिशिएंट इन दीज थिंग्स। या जो अब वाले बच्चे हैं, आई हैव seen many of the during my research or during the collection of data for my articles, I have seen के बच्चे जो हैं, आप ये इट्स पॉसिबल दैट इट वाज डिफरेंट एट दैट टाइम एज वेल, कि मेरी हो सकता है मुझ में ये वाली सलाहियत अच्छी हो, मेरे क्लासमेट्स में उतनी अच्छी ना हो। वैसा ही अब है कि कुछ बच्चों में शायद अच्छी हो और कुछ में ना हो, दैट दे हैव टू think about it and they usually make the mistakes in the selection of कि यहाँ पे सीन से समर आएगा, स्वाद से समर आएगा या से समर आएगा। ठीक है, इसी तरह ते में त साउंड जो है, त we don't have t but we have त साउंड in उर्दू, तो उसमें फिर we have तोएं and we have ते। इसी तरह फिर और क्या साउंड्स हैं ऐसी, और भी है कोई ऐसे लेटर्स हमारे उर्दू में, से और जे की एग्जांपल ले लें कि जे भी है और ज़ोए भी है और जाल भी है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन मैपिंग। कंसिस्टेंसी इन मैपिंग क्या है, जहाँ पे एक साउंड के लिए एक ही लेटर है, और इनकंसिस्टेंसी क्या है जहाँ पे एक साउंड के लिए बहुत से लेटर्स हैं। और इसी तरह ये ऑपोजिट भी हो सकता है कि एक लेटर बहुत सी साउंड्स देता हो और उसको भी जाहिर है हम इनकंसिस्टेंसी इन मैपिंग कहेंगे। ठीक, तो दिस वाज द आइडिया ऑफ इनकंसिस्टेंसी व्हिच मेक्स some of the orthography, some of the writing systems difficult to read। ठीक, एक आम जो बच्चा है उसके लिए भी इन चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो, if he or she has any sort of प्रॉब्लम इन प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड्स, तो उसके लिए तो इसको समझना बिल्कुल ही मुहाल हो जाता है। ठीक है, डिसलेक्सिया जो है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। उसमें रीडिंग और राइटिंग में बच्चे को इशू होता है और वो डिफरेंट होता है। मतलब एक ही बच्चा है, अगर वो एक इटालियन घर में पैदा हो जाता है या वो एक नॉर्वेजियन घर में पैदा हो जाता है, तो वो डिसलेक्सिक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो ऑर्थोग्राफी है वो बहुत आसान है। ठीक है, वहाँ पे 1 to 1 मैपिंग है। लेकिन अगर वो ऐसी लैंग्वेज किसी में पैदा हो जाए जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को वैसे मोस्ट नोटोरियस लैंग्वेज कहा जाता है, जो आज तक रिसर्च हुई है उसके हवाले से कि जी ये बड़ी डिफ़िकल्ट और बड़ी डीप और बड़ी कॉम्प्लेक्स, ओपेक इज अनदर वर्ड फॉर डीप राइटिंग सिस्टम्स जिनमें इनकंसिस्टेंट ऑर्थोग्राफी है, कि जी इंग्लिश बड़ी ओपेक है। जबकि हमारी जो उर्दू है इसमें तो इंतहा हो गई है ओपेकनेस। ठीक, लेकिन
ये चीज़ हाईलाइट नहीं होती क्योंकि हमने कोई रिसर्च ही नहीं की हुई उर्दू। ठीक, हमारे यहाँ चक्कर बहुत ही ख़राब है। मतलब इंग्लिश में ये है कि आप कम से कम, बेशक वहाँ पे इनकंसिस्टेंट ऑर्थोग्राफी है, लेकिन आप उसको लिखते तो शरीफाना अंदाज से है ना। लेटर एक ही शक्ल में रहता है चाहे वो जहाँ भी चला जाए, और ख़ास तौर पे जब आप कनेक्टेड नहीं लिखते, जब आप वर्ड्स को सेपरेट लिखते हैं, तो सी जो है वो हमेशा सी ही रहेगा, ए जो है वो हमेशा ए ही रहेगा, बी जो है वो हमेशा बी ही रहेगा। लेकिन अगर आप उर्दू में आ जाएं तो उर्दू में बे को अगर आपने शुरू में लिखना है तो और तरह लिखना है, दरमियान में लिखना है तो और तरह लिखना है, आखिर पे लिखना है तो और तरह लिखना है। इसी तरह चे है तो चे को शुरू में लिखना है तो और तरह लिखना है, अगर चे दरमियान में आ जाए तो और तरह है, और एंड में आ जाए तो और तरह है। ये एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वही बच्चा अगर वो हमारे पाकिस्तान में पैदा हो जाए तो वो श्योरली वो डिसलेक्सिक हो जाएगा, वो बेचारा घिरा रहेगा प्रॉब्लम्स में, वो उर्दू पढ़ने लिखने में उसको बहुत से मसाइल पैदा होंगे। लेकिन अगर वो इटालियन या नॉर्वेजियन कंट्री में पैदा हो जाए तो क्या होगा कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक तो वहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी शक्ल राइटिंग लिखते हुए सेम रहनी है, और दूसरा ये कि उनके जो राइटिंग सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रही थी, अभी वो मेरे जहन में नहीं आ रही, नॉर्वेजियन लैंग्वेज से। मैंने एक डिपार्टमेंट के बाहर उनका जो डिपार्टमेंट का नाम था वो लिखा हुआ पड़ा था, और अब वो एग्जैक्टली शायद इसलिए कि मेरा जो ध्यान है वो आपको पढ़ाने की तरफ है तो मैं उसको उस तरह से रिकलेक्ट नहीं कर पा रही, बट आई विल रिकलेक्ट दैट एंड शेयर विद यू। तो यस, आ गया। आई विल राइट दैट हेयर, दैट वाज डिपार्टमेंट। मैं जो लिखती हूँ आपको सबको विजिबल होता है ना? यस मैम। डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन के लिए अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या वो यूज करते हैं, लेकिन वो जो यूज करते हैं वो एक ही करते हैं। वो ये नहीं करते कि कहीं TION शन होगा और कहीं SION शन होगा। प्रोडक्शन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। So here I have written this was the department where Saleem Saab got admission in his PhD, but later on he quit due to some reasons. So इस department में मैं I had to visit this department of a couple of times. तो फिर जो linguist होता है वो जाहिर है हर चीज़ को अपनी नज़र से देखता है, तो वहाँ पे production और quality आप देखें कि इनके spelling जो है वो इस तरह से लिखे गए हैं। अब ना यहाँ पे Q का चक्कर है, ना यहाँ पे C का चक्कर है, और ना यहाँ पे K का चक्कर है, ना यहाँ पे CH का चक्कर है। उन्होंने हर जगह पे जहाँ भी का साउंड यूज करनी है उन्होंने K से ही करनी है। अब देखें प्रोडक्शन में अगर हम इंग्लिश में प्रोडक्शन लिखते तो हम यहाँ पे C लिखते, लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेज में क्या किया हुआ है कि उन्होंने एक ही साउंड रखी हुई है ताकि उनकी जो वो है कंसिस्टेंसी ऑफ मैपिंग वो बरकरार रहे। अब तक जो मैंने बोला है वो आपको समझ आ गया? यस मैम। जी, मरियम के अलावा अब एक शुमाइला बोलेंगी कि यस मैम, और बाकी कोई बोल ही नहीं रहा। मैंने ना आपकी हाजिरी लगानी शुरू कर देनी है अब।
किधर है बाकी सारे लोग? अच्छा, पिछला जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हम हाजिरी भी लगाते होते थे, मैं आपको टाइम देती होती थी हाजिरी लगाने का। इस दफा हमने वो नहीं किया। यस मैम। जी मैम। अच्छा, यहाँ तक आपको सबको क्लियर हुआ है जो मैंने बातें की हैं? मुश्किल थी बातें आसान थी या इंटरेस्टिंग थी? हैव यू एवर थॉट अबाउट लैंग्वेज लाइक दैट, जो बातें हमने आज की हैं? उमर, आप भी मुझे सामने नजर आ रहे हैं, उमर महमूद। जी उमर, उमर बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। वो मुंह पे हाथ रखा हुआ है उमर आपने, इसलिए नहीं आप बोल पा रहे। जी, और कोई जवाब दे मुझे उमर की आवाज। ही इज नॉट ऑडिबल टू अस, परहैप्स ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट और समथिंग एल्स। जी, बाकियों को क्लियर हो गया? मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं? यस मैम। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक इनकंसिस्टेंसी इन मैपिंग, जो हमने अभी बात कर ली, एंड द सेकंड थिंग वाज फोनोलॉजिकल अनअवेलेबिलिटी। अच्छा, फोनोलॉजिकल अनअवेलेबिलिटी इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग जिन ऑर्थोग्राफीज में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, कोई साउंड मिसिंग होती है। ऐसा इंग्लिश में नहीं होता, ऐसा ज्यादातर होता है हमारी कुछ लैंग्वेजेस में, लाइक इन उर्दू एंड चले हम उर्दू की एग्जांपल ही लेते हैं। अगर आप उर्दू की एग्जांपल लें, कल हम बात कर रहे थे, हम की बात कर रहे थे, हम या कोई भी वर्ड अगर हम ले लें, तो हमने ये बात की थी कि वी डोंट हैव ऑलवेज हैव वॉवल साउंड्स इन उर्दू। हम वॉवल साउंड्स को कैसे पढ़ते हैं? हम उसको, उन वॉवल साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं डायक्रिटिक्स से, आराब से, और उन आराब को भी हम पहली क्लास में ही उड़ा देते हैं। ठीक है, और आराब उड़ गए और अब हमारे पास हम लिखा हुआ है, एंड अ चाइल्ड इज इन कंफ्यूजन कि ये हम है, ये हुम है, या हिम है, या क्या है। उसको all the time the child has to interpret, the child has to guess कि ये वर्ड क्या है असल में। हमने वहां से फोनोलॉजिकल एक इंफॉर्मेशन जो है उसको गायब कर दिया है। तो उर्दू इज द वर्स्ट एग्जांपल ऑफ दैट। अरेबिक में we have those diacritics remain there, they exist there, and it's easy to pronounce के वर्ड जो है वो क्या है। उर्दू में हम क्या जुल्म करते हैं कि हम वो डायक्रिटिक्स उड़ा देते हैं और बच्चे बेचारे को कुछ पता ही नहीं होता कि ये क्या करना है इसके साथ, इसको मैंने कैसे प्रोनाउंस करना। तो जहाँ पे फोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है वो गायब हो जाती है, नहीं होती, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ग्रेन साइज का। ग्रेन साइज ये है कि जैसे हमने
अभी नॉर्वेजियन की ही मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि हमने कहा जी कि क साउंड जो है वो के का जो सिंबल है उसके साथ रिलेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि मैपिंग में जो ग्रेन साइज है वो एक लेटर तक ही महदूद रहेगा। मतलब एक साउंड जो है वो लेटर के साथ रिलेट करेगी। अगला जो वॉवल है उसमें आ रहा वो अगला वॉवल रिलेट करेगा अपने वॉवल के सिंबल के साथ। इंग्लिश में भी ऐसा ही होगा कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जो है वो रिलेट कर रहा है, अब कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिलेट कर रही है अपने कॉन्सोनेंट लेटर के सिंबल के साथ। आगे वॉवल आ गया वो उसके साथ रिलेट कर रहा है। मतलब 1 to 1 मैपिंग है वहाँ पे, और सारी साउंड्स जो हैं मौजूद हैं। वॉवल अपनी जगह पे मौजूद है और कॉन्सोनेंट्स अपनी जगह पे मौजूद है। उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में फोनोलॉजिकल अनअवेलेबिलिटी है, हमारे पास साउंड्स नहीं है। हमने साउंड्स को वहां से गायब कर दिया, और साउंड को गायब करके हम कह रहे हैं बच्चों को या बड़ों को कि इसको पढ़ो। ठीक है। अब जहाँ पे 1 to 1 मैपिंग है वहां पे हम कहते हैं कि ग्रेन साइज जो है, ग्रेन साइज भी एक आइडिया, आप इसको खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि रीडिंग में एक ग्रेन साइज थ्योरी भी है कि जिन ऑर्थोग्राफीज में मैपिंग जो है वो 1 to 1 होती है वहां पे ग्रेन साइज एक लेटर तक महदूद रहता है। लेकिन जब हमारे पास फोनोलॉजिकल अनअवेलेबिलिटी हो जाती है तो वहां पे ग्रेन साइज बड़ा हो जाता है। यानी फिर जो चाइल्ड है या जो बड़ा वो राइटिंग सिस्टम सीख रहा है वो मैपिंग को याद रखने की बजाय फिर वो मैप उससे बड़े बल्क को याद रखता है। फिर वो है या मीम को याद नहीं अलग अलग से रखेगा। ग्रेन छोटे ग्रेन जो है वो है और मीम पे मुश्तमिल नहीं होगा, बल्कि फिर वो ग्रेन पूरे का पूरा हम ही हो जाएगा जिसके अंदर के फोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी शामिल होगी जो वहां पे नजर नहीं आ रही। मतलब इट विल गेट डिफिकल्ट देन। ग्रेन साइज जो है वो बड़ा हो गया है, अब स्टोर करना पड़ रहा है उस लैंग्वेज के पढ़ने वाले को। एक बड़ा ग्रेन स्टोर करना पड़ रहा है जिसमें फोनोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल है उसको भी उस बेचारे को ज़बानी याद रखना पड़ रहा है। ठीक है। तो इस तरह होता है कि ग्रेन साइज जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और ये दिस इज अगेन अनदर प्रॉब्लम विच ऑल्सो एग्जिस्ट इन उर्दू। अब उर्दू लैंग्वेज को आप देखें कि ये कितनी प्रॉब्लमेटिक है। मुझे तो लगता है कि इससे इतनी प्रॉब्लमेटिक कोई लैंग्वेज ही नहीं है। इसके अंदर राइटिंग सिस्टम, जैसे मैंने अभी बात की, एक तो मैपिंग 1 to 1 नहीं है, उसके अलावा इसमें फोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी गायब है, आपके वॉवल ही गायब है। और नंबर 3 पे ये कि लेटर्स जो हैं वो अगर एक वर्ड के अंदर वो डिफरेंट जगहों पे आ रहे हैं तो वो अपनी शक्ल ही बदल रहे हैं। सो इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर normally developing child, but it's even more difficult for a child who is not typically developing, जिसमें कोई ना कोई छोटा सा कोई मसला आ गया है। वो मसला कोई भी हो सकता है, अंदर इतने दिमाग के अंदर कनेक्शन लगे हुए हैं, कोई कनेक्शन इधर उधर हो गया है और उसको कोई रीडिंग में प्रॉब्लम आ गई है तो वो बेचारा तो फंस गया उर्दू को पढ़ने के लिए। इसलिए मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं इस पे वर्क भी इंशाल्लाह और भी करने वाली हूँ, अभी तक मैंने किया भी है। ये जो आपको रीडिंग वाला हैंड आउट दिया है ये भी मैंने ही लिखा है। तो मतलब इंग्लिश हैज, उर्दू हैज ऑल दोज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स जो किसी लैंग्वेज को रीड करने में, उसको प्रोनाउंस करने में, उसकी रीडिंग को याद रखने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी बोल लिया है। 45 मिनट्स का मेरा हिस्सा कंप्लीट हो गया, अब आपका 45 मिनट्स का हिस्सा रह गया। अब आप इसको पढ़ेंगे ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, और फिर आप मेरे साथ
इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ना करे अगर यूनिवर्सिटी खुल गई तो यूनिवर्सिटी में, और अगर ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन में। ओके जी मैम। जी बच्चे, अब क्या है आपकी तरफ से? आपकी प्रेजेंटेशंस कितनी रह गई थी जो असाइन हुई थी? वकार, डू यू हैव द डेटा? करम, अरीज, हुमा? किधर हैं आप लोग सारे? जी मैम, देख कर बताता हूँ कौन कौन है। अच्छा, देख के बता दे। आप लोगों के जिम्मे मैंने वो भी लगाया हुआ था कि हमने वो जो रीडर्स क्लब बनाना है, या हमने जो रीडर्स कॉर्नर बनाना है, हमने अपना लोकल बनाना है यहाँ पे, उसको हम उसमें किस किस्म की एक्टिविटीज़ रख सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी कर सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में देखें नेट पे सर्च करके कि वहाँ जो रीडिंग क्लब काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत उस पर लिखें। कोई, आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। मैम अब करेंगे। अब पहले क्यों नहीं किया? वो एक्चुअली मैम मैंने ना सही से सुना नहीं था, मुझे अब समझ आई है। चल, अच्छी बात है। बाकियों ने भी नहीं जी सुना मैम। था? कौसर ने तो नहीं सुना था, बाकियों ने भी नहीं सुना? मरियम सरवर, फिजा, मरियम, यस मैम। आपने भी नहीं सुना था? क्या मैम? मरियम, नो मैम, हमें शायद था कि ना जो है वो आपने जीआर या सीआर को कहा, इसलिए जो है वो हम लोगों ने इस पे सर्च करने की कोशिश ही नहीं नहीं की। नहीं नहीं नहीं, जीआर सीआर का हाल आपने देख लिया है? ओके मैम, हम आज ही सर्च कर लेंगे इंशाल्लाह। इट्स योर कंबाइंड टास्क। पूरी क्लास को मैंने ये टास्क दिया था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं 8वें सेमेस्टर से अब कुछ उनको कहती भी नहीं हूँ, बिकॉज दे आर अबाउट टू लीव अस। तो यू आर द सीनियर मोस्ट क्लास और आई एम डिपेंडिंग ऑन यू। ओके मैम, हम आज ही जो है वो सर्च हाँ कर जी, लेंगे। जरूर इस पे काम करें ताकि हम इसको इनिशिएट कर सकें। जरूरी नहीं कि हमारे पास फिजिकल क्लासेस ही हों, हम ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं। आपकी क्लास में से कोई गया है उसमें रीडिंग, वो जो स्पीकर्स एंड राइटर्स क्लब बना है? डोंट नो मैम, ये सीआर या जीआर को पता होगा। नो मैम, हमने तो कोई भी नहीं गया। चले, ठीक है। वो मैंने जो देखा कि उसमें जो उसकी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो पहले ही उन्होंने ये कह दिया है कि जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्पीकर और बड़े अच्छे राइटर हैं, वो इसमें आ जाएं और वो आके किसी एक टॉपिक पे हर हफ्ते बोला करेंगे या लिख के कुछ लाया करेंगे, और उनको टॉपिक दे दिया जाएगा और वो उस पर बात किया करेंगे। तो मेरा जो उस पे है कंसर्न वो ये है कि जो बच्चे पहले से ही बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा पहले से ही पढ़ते हैं, उनको इसका क्या फायदा हो रहा है? मतलब फायदा तो एक नई चीज बनाने का ये है ना कि जो क्लास में ऐसे बच्चे हैं who are not good readers, who are not good speakers, who are not proficient in language, आप कोई ऐसा काम करें कि जिससे उनको फायदा हो। तो एक जो बच्चे पहले ही अच्छे हैं वो आपस में बातचीत कर लेंगे, तो उससे बाकी अवाम जो या बाकी बच्चे हैं उनको क्या फायदा होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैम जो है वो हम लोग ऐसा नहीं ना करेंगे। जो आप हैं, आप जो है वो खुद उनको सिलेक्ट कीजिएगा नहीं, जिनका आप चाहते एक्चुअली हैं कि वो इम्प्रूव करें। बिल्कुल, माई पर्पज इज कि हम उसमें कुछ बंदों को, ठीक है, क्लब के कुछ ऑर्गेनाइजर्स हम बना देंगे, बट वी विल इंक्लूड द होल क्लास देयर ताकि सबको फायदा हो उसमें।
पर्टिकुलरली द पीपल हु आर लैगिंग बिहाइंड इन लैंग्वेज स्किल्स, हम उनको भी इम्प्रूव करें। यस मैम। ना सिर्फ ये कि जो बच्चे पहले ही अच्छे हैं वो और पॉलिश हो जाए। मकसद तो ये होना चाहिए ना कि जो जिनको कुछ नहीं आता या जिनको कम आता है वो एक अच्छे लेवल पे जाएं। और रीडिंग के थ्रू यू कैन, आप कुछ रीड करेंगे तो जाहिर है आप उसको आगे बोलेंगे भी, आप उसको लिखेंगे भी, आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी। तो वी हैव टू डिज़ाइन सम एक्टिविटीज़ जो हम वीकली बेसिस पे करें या 15 डेज बेसिस पे करेंगे। आप आइडियाज़ लें दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से, कैम्ब्रिज से लें, ऑक्सफोर्ड से लें, और जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको नज़र आती हैं वहाँ से लें। उन यूनिवर्सिटीज़ में ये क्लब्स ज़रूर होते हैं। क्लब कह लें, कॉर्नर कह लें, रीडिंग सर्कल कह लें, जो भी कह लें। वैसे तो बच्चों के भी वो रीडिंग सर्कल की बुक्स भी होती हैं ऑक्सफोर्ड की, लेकिन एट ग्रेजुएट लेवल भी उनके पास कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनकी वेबसाइट्स पे सर्च करें। ओके मैम। जी करम, आपको मिले हैं बच्चे? यस मैम। मैम नजमा पर मैम उन्होंने नेम सेंड किए। और सुमाइला बीबी हैं और अलमास रहमान। जी आप में से कौन रेडी है? शायद मैं एक ही, जी अलमास रेडी हैं, शायद मैं एक ही प्रेजेंटेशन आज ले सकूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था CRGR के साथ कि आई वॉज अ बिट बिजी, तो 1 घंटा ही हम इकट्ठे स्पेंड कर सकें शायद। तो जी अलमास, इफ यू आर रेडी यू कैन स्टार्ट। ओके मैम। Assalamu alaikum everyone. My name is Almas Rahman and today I am going to present audiolingual method. Basically, it is a firstly well-defined method for teaching of foreign language. It is originated from structuralism and behaviorism. In this method, 3 skills of language are important: structure, phonology, and grammar. Lexis. Purpose of this method is to enable learners to use target language effectively. Approaches used in these methods are: first one is theory of language. In this, we discuss what to teach and what should be the content of language, and this comes from structuralism. And second, theory of language learning, how to teach. This is basically taken from behaviorism. And how this method works: teacher speaks and language learners imitate him, and then they repeat it. And due to repetition, habit formation occur. Here in this method, 3 skills of language are important. A source of teaching here can be a teacher or a tape recorder. Students are imitators of teacher's model, other tapes she supplies to them. Here in this method, L1 is not allowed, so here pictures, diagrams are really is used for the explanation of things. The language teacher uses only the target language in the classroom because L1 is not allowed. And here the structures are presented through dialogues. The dialogues are learned through imitation and repetition. Positive reinforcement is given to the students who answers correctly, and this helps in habit formation. If the language learner do any mistake or error, the teacher should stop him at that very point to avoid fossilization of errors. Teacher should correct the mistake and then ask the child to repeat that very piece of language. In this method, basic focus is on structures and grammar. Inductive approach is used over here.
Students are given no grammatical rules. They learn the rules through the text or dialogues given to them. Cultural information is contextualized in the dialogues are presented by the teacher. We know that language and culture are interrelated things, so we can not neglect the culture here. That's all. अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मिसबा आप भी साथ ही हैं? नो मैम, मेरी लास्ट टाइम रह गई थी प्रेजेंटेशन, इसलिए। किस टॉपिक पे है? मैम लास्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। अच्छा, एक मिनट, मुझे जरा अलमास से क्वेश्चंस पूछ लेने दें। ओके मैम। जी अलमास, आप Yes, कैसे डिफरेंशिएट करेंगी इसको दूसरे मेथड्स के साथ से? मैम लाइक GTM मेथड जो है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसमें जो है डिडक्टिव अप्रोच यूज की जाती है, और वहाँ पे जो टीचर है वो अथॉरिटी होता है, वो स्टूडेंट्स को या तो टेक्स्ट दे देता है लिटरेचर से रिलेटेड, और वो उनको कहता है कि वो इसको रीड करें। लेकिन जो ये मेथड है, यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को या तो नेटिव स्पीकर की ऑडियो प्रोवाइड करता है, या फिर वो उनको कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं ऑलरेडी जो बने बनाए होते हैं वो उनको प्रोवाइड करता है, जिसको वो रीड करते हैं और रिपीट करते हैं, और इसके थ्रू वो जो है स्ट्रक्चर्स वगैरह वो लर्न करते हैं, और जो वो रिकॉर्डिंग वगैरह सुनते हैं उससे उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बेटर होती है। Which skills are emphasized in this method or approach? Speaking and listening. Right. कोई और? एक तो आपने कह दिया कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग, और उनकी जो ग्रामर है वो डेवलप होती है, उनकी जो वोकैबुलरी है वो भी डेवलप होती है इसके थ्रू। Any other person having any question regarding audiolingual method, about its task, about its way of teaching, about teacher's role, about student's role? कोई question भी है तो you can ask Almas. क्लास में फ्लुएंसी एक्यूरेसी का क्या रोल होता है? यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट एरर जो है कमिट करता है तो टीचर जो है उसको वहाँ पे फौरन स्टॉप कर देता है और उसको उसकी करेक्शन करवाता है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट में वो एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं, स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते हैं, और जो वोकैबुलरी होती है यहाँ पे वो लिमिटेड होती है। मतलब पहले स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्स जो है वो सिखाए जाते हैं और लेक्सिस जो है उस पे फोकस बाद में किया जाता है। थैंक यू। आपका यही क्वेश्चन था मरियम जिसको आंसर किया है, या डिड यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? मैम ओनली यही क्वेश्चन था। जी चले ठीक है। और मिसबा आप कितना टाइम लेंगी? मैम सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं इसमें तो। लास्ट कॉलम में किसका लास्ट कॉलम है ये? मैम फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन पूरा कॉलम नहीं है ये? मैम लास्ट में 2 पॉइंट्स थे इसके, बस उसी में। जी चलें, करें प्रेजेंट करें। Assalamu alaikum to whole class and my respected ma'am. Today I am here for the presentation, and topic of my presentation is last column of first language acquisition, in which 2 main points discuss. First, grammar of a language is not learned but grows. It means that at that stage your already learned language start to grow. For example, as plant grow in response to lights and nutrient,
So the first language grammar grows in response to the samples of a language spoken around the child. From these examples, we understand that language grows as it gets exposures. And the second point is L1 is parasitic on more general cognitive developments. Cognitive development means your mental abilities. Knowledge of language is just one of the results of more general mental abilities which enables humans to construct mental representations of the world. Knowledge of a language grows as child's mental abilities grows. This means the effect of the child is interacting with his or her environment. From these points, we understand that it means as the mental abilities of the child grows, the knowledge of the language is also grows. Or in other words, we can say that as the understanding of the child grows, it develops. So, and it's the knowledge of that language is also develops with their understandings. That's all from my side, मैम. बस यही 2 पॉइंट्स थे इसमें. ठीक है बच्चे, you were discussing the idea of जो last theory है cognitive development की, कि language भी वैसे ही develop करती है जैसे, मतलब ये theory जो है ये believe नहीं करती mentalism में या behaviorism में. ये कहते हैं कि language भी एक आम ही चीज़ है, और जैसे आप वक्त के साथ साथ आपकी दूसरी मोटर स्किल्स डेवलप करती हैं, आपकी अकल डेवलप करती है, वैसे वैसे लैंग्वेज भी डेवलप करती है. यस मैम. सो राइट, ठीक है बच्चे, फिर सी यू नेक्स्ट वीक एंड वी वेट फॉर द लेटर विच आवर यूनिवर्सिटीज इशूज, और देखते हैं कि हमें वो क्या ऑर्डर करते हैं कि हमें किस मोड ऑफ इंटरेक्शन पे रहना है नेक्स्ट वीक से. ठीक है, लेकिन आपने अपना काम तैयार रखना है. ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार करें, और जो हमने नया पढ़ा है वो भी उसको भी पढ़ें अच्छी तरह से. और साथ में वो जो मैंने आपको रीडिंग कॉर्नर, रीडिंग क्लब कह लें, रीडिंग ग्रुप कह लें, वो हमने अपने बिहाड़ी कैंपस में बनाना है, उस पर भी आपने काम करना है. यू विल ब्रिंग डिफरेंट आइडियाज. चलो ठीक है मैम. ठीक है बच्चे, फिर सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैम यूनिवर्सिटी में मिलेंगे. करम तो पूरा तैयार है क्लासेस को फिजिकल कराने के लिए, हैं? जी मैम, हो जानी चाहिए. पेपर तो